हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में। आइए आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड का यहाँ पे देखेंगे। सेट नंबर हमारा ये 18 है, जो कि सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो है डिस्कशन भी करते चलेंगे, जैसा कि पहले भी करते आए हैं, और बेहतर ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ा सा डाउन लगे, थोड़ा तबीयत की वजह से, तो वो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, तो हमारा यहाँ साइंस से शुरू करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होता है। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर आपसे पूछा है कि समान स्थिति में जो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वो कितना होता है। तो सभी को पता होगा ये जो है सामान्य स्थिति में हमारे पास कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे 120/80। तो 120/80 यहाँ पे हमारा होता है mmHg, ठीक है। क्या होता है 120/80 mmHg हमारे पास होता है। और ये जो हमारे पास इस तरह से रक्तचाप होता है, ये तो हमारा सामान्य स्थिति की बात हो गई। लेकिन इसके अलावा भी जो है आपको ध्यान में रखना है कि यदि 90/60 से, ठीक है, 90/60 से यदि ये कम हो जाता है, यानी बीपी जो है 90/60 से कम होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ना लो ब्लड प्रेशर, यानी कि लो बीपी। इसको क्या बोलते हैं? लो बीपी बोलते हैं। और यदि आपका जो है 140/90 से अधिक हो जाता है बीपी, तो इसको हम बोलते हैं हाई बीपी। क्या बोलेंगे? हाई बीपी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर इसको कहा जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से एक बार शेयर कर दें। चलिए, बाकी आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव युग्मनज और नर मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? देखिए, मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में जो है गुणसूत्र का अनुपात पूछा है। तो मानव की बात, पहले आपसे मानव की बात यहाँ पे कहा गया है। मानव, तो मानव में कितना होता है? 46 होता है, जिसमें कि 23 महिलाओं में, 23 पुरुष में। और मानव शुक्राणु में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। संख्या की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ज्वारा की नहीं। तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे? 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ इस आधार से क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकिन इससे प्रश्न और भी कई सारे बनते हैं। तो ये 46 मानव में जो होते हैं युग्मन की संख्या 46 होता है, ये तो आप समझ ही गए। लेकिन इसके अलावा आप जानेंगे, ये जो हमारे पास 23 जोड़ा में होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें जो होता है हमारा एक 22 जोड़ा होता है और एक जोड़ा होता है। तो 22 जोड़े को हम जो यहाँ पे बोला जाता है ऑटोसोम बोला जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है कि ऑटोसोम कितने होते हैं? तो 22 जोड़ा होते हैं। और एक जो आपका होता है, इसको हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्लास को एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कैसा लगा, अपना फीडबैक दिया कीजिए। ट्राइटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? देखिए, ट्राइटियम जो होता है ये आपका किसका समस्थानिक है? तो आप कहेंगे ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका है? हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। लेकिन इसके अलावा आपको समझना है थोड़ा। देखिए, ट्राइटियम जो है किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के जो है वो कुल 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है आपका प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम होता है। प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। वहीं पे दूसरा हमारे पास होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है? इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो 2 होता है। या इसी को जो है ड्यूटेरियम को हम डी से भी लिखते हैं, डी से, यानी परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, ये ड्यूटेरियम हो जाता है। और इसी ड्यूटेरियम से जो होता है आपका जल बनता है, ठीक है। भारी जल जो बनता है, DTO बोलते हैं ना, भारी जल। DTO भारी जल होता है। तो भारी जल इसको बोलते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है भारी जल का फार्मूला क्या होता है? तो ये DTO बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी कि ड्यूटेरियम को हम भारी जल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा ड्यूटेरियम है,
इसको हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन। ये हमारा भारी हाइड्रोजन होता है। ये तो दो हो गया, एक आपका ये है ना प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, और तीसरा जो होता है आपका ये वाला होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम को जो है आप है ना टी से लिख सकते हैं, T1, और परमाणु संख्या 1 तो ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान जो होता है उसका 3 होता है, इसीलिए ट्राइटियम T। लेकिन इसको जो है आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, H1 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसका जो समस्थानिक में क्या होता है कि आपका जो समस्थानिक का मतलब होता है जो परमाणु संख्या है वो तो समान रहेगा, लेकिन जो भार है वो समान होगा, यही होता है समस्थानिक। तो इतना सारे चीज़ें हमने जो आपको बताया उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब और भी हम बता सकते थे लेकिन नहीं बता रहे हैं, कहीं आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्या हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए, किसी कार का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के बारे में आपसे बोला जा रहा है। हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो हेडलाइट में जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से जो प्रकाश किरणें है ना हेडलाइट के रूप में निकलता है वो क्या होता है? फैलते समांतर निकलती है। क्या होती है? समांतर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, दर्पण के बारे में बहुत सारा प्रश्न बनता है, लेकिन देखेंगे कौन सा जो है कोयला सबसे उत्तम प्रकार का है। ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ प्रश्न है। खैर देखिए, कोयले जो होते हैं वो 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो होता है ये आपका सबसे नंबर 1 कोयला होता है, एंथ्रासाइट। नंबर 2 नंबर पे आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे आपका लिग्नाइट आता है, और चौथे नंबर पे जो है आपका पीट कोयला आता है, जो कि सबसे घटिया किस्म का होता है। तो सबसे उत्तम पूछा है, उत्तम का मतलब सबसे अच्छा पूछा है, यानी कि आपको एंथ्रासाइड के साथ जाना पड़ेगा। कोयले से जो है ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक कोयले का प्रयोग होता है वो बिटुमिनस का होता है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे घटिया किस्म का कौन सा है? पीट है, जो 4 नंबर पे है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तैयारी आप लोग जम के कीजिए। आगे प्रश्न पूछा गया है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है ये? ठीक है, किस में पाया जाता है? देखिए, यह जो होता है एक जो एपिथेलियम होता है, ये ऐसा एपिथेलियम कोशिका है जो क्या करता है, जो आपका ट्रेकिया है और जो ब्रोंकाई है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। ठीक है, ये आपका इसमें पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये असल में ये जो कोशिकाएं होती है जो हमारे आंतरिक अंग होती है, तो आंतरिक अंग की जो दीवार होती है ना, तो उसमें ये पाए जाते हैं एपिथेलियम। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है, वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वाट होता है। और 1 वाट बराबर जो आपको ध्यान रखना है वो होता है 1 जूल बटे 1 सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? 1 वाट बोलते हैं। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और एक आपको इससे याद रखना है, 1 हॉर्स पावर HP बराबर होता है वैल्यू 746 वाट के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी वाट में जो है, इसी वाट में यदि वाट घंटा लगा देंगे, वाट घंटा, तो ये जो हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, जब वाट में समय मतलब गुना कर देंगे तो आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। बाकी वाट नॉर्मली शक्ति का मात्रक है, केवल वाट की बात करें तो वाट, किलोवाट, ये सभी क्या होगा? शक्ति का मात्रक होगा। न्यूटन जो है आपका ये बल का मात्रक है। वोल्ट जो है ये आपका विभव और विभवांतर का मात्रक है। जूल जो है ये आपका कार्य और जो ऊर्जा है उसका मात्रक है। मात्रक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई तार है उसकी ताप को बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोधकता क्या होगा? तो प्रतिरोधकता क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता
बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ेगा। और इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं, जो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम, और ओम को इस तरह से लिखते हैं, और ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। चलिए इस प्रश्न को आप समझिए। कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा। कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उस पानी में नमक मिला दिए, समझिएगा। थोड़ा इधर साइड में हम समझाते हैं, क्या हो समझाने का प्रयास करते हैं छोटे जगह पे। देखिए हम क्या करते हैं, एक ये कोई मान लेते हैं टब, इसमें क्या भरा है, पानी। क्या भरा है, पानी। अब इसमें कोई वस्तु तैर रहा है, देखो तैर रहा है, तो तैर रहा है मतलब हम मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये इस पे तैर रहा है। ठीक है, थोड़ा देखिए, ये कोई वस्तु ले लिए हम, इसको पानी में डुबा देते हैं और थोड़ी सी हिस्सा ऊपर रखते, तैर रहा है। ठीक है, जब ये तैर रहा है तो क्या होगा, तो आपको पता है पानी में यदि तैर रहा है तो पानी क्या करेगा, इस वस्तु के पेंदी पे बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब इसमें हम नमक मिला दिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या किए, नमक मिला दिए, तो इसमें हमने मिला दिया नमक। जैसे आप नमक मिलाएंगे तो पानी का जो घनत्व होगा, पानी का जो घनत्व होगा यानी डेंसिटी होगा, ये हो जाएगा बढ़। और जैसे आपका घनत्व बढ़ेगा तो जो पानी उत्प्लवन बल लगाता है ये भी जाएगा बढ़। यानी जब पानी उत्प्लवन बल लगाएगा वो अब ज़्यादा लगाएगा, पहले 1 लगा रहा था तो अब 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, तो क्या करेगा, जो उत्प्लवन बल होता है वो अधिक लगेगा। जब इसकी पेंदी में जो है ये बल अधिक लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ ज़्यादा डूबा हुआ था हिस्सा, अब यहाँ पे कम हो गया, यानी कि नीचे वाला पेंदी क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ये इस तरह से घनत्व बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, उत्प्लवन बल अधिक उस वस्तु पे लगता है और इस प्रकार से जो होता है वो उसको ऊपर की ओर ढकेल देता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए। तो प्रतिफल क्या होगा उसको समझिए, वस्तु डूब जाएगा, डूबेगा नहीं बल्कि वो ऊपर की तरफ और आ जाएगा। हाँ, डूबता कब, जब घनत्व जो है वो कम हो जाता तब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु पहले डूबेगा, गलत बात है। क्यों डूबेगा, वस्तु का आयतन जो द्रव में डूबा था घटेगा। हाँ बिल्कुल, आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा, आयतन घटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अच्छा, घनत्व का जो हमारे पास फार्मूला होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे का आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे का आयतन ये होता है। मृदा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के नियंत्रण उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय हो रहा है, इसका मतलब है कि वो किसको पुनर्स्थापित कर रहा है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन को पुनर्स्थापित कर रहा है, जिसके कारण आपका होता है क्या है, जो pH मान होता है वो कम हो जाता है और pH मान के कम होने से ही वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि अम्लीय जो होता है उसका pH मान कितना होता है, क्या हो सकता है वो बताना है। नेक्स्ट, देश वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो वायु प्रदूषण संकेतक पौधा कौन होता है, तो ये तो आपका लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। सब प्रश्न पूछे हुए ये सारा प्रश्न। हाँ देखिए, ये प्रश्न तो आपको हम समझाएं, कई बार पूछा है। ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र जो है C4H10 है, में कितने सहसंयोजी बंधन है, तो आपको हम सिंपल सा ट्रिक बताए हैं। जितना हाइड्रोजन है उसको जोड़ लीजिए और जितना कार्बन है ना उससे 1 कम कर दीजिए। अब क्यों कर दीजिए कम, ये भी आपको हम समझाए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, एक बार सभी जो है क्लास में जितने लोग नए आए हैं एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, प्रश्न है, संश्लेषण नहीं, प्रकाश श्वसन, क्वेश्चन पे गौर करना है।
प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग कौन है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण नहीं है, प्रकाश श्वसन है। तो प्रकाश श्वसन में जो भाग लेते हैं वो 3 चीज़ें भाग लेते हैं, मुख्य रूप से 3 चीज़ें, ठीक है। और ये जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है वो रंध्र के द्वारा होती है, रंध्र द्वारा, जिसको आप स्टोमाटा भी बोलते हैं, स्टोमाटा, इसके द्वारा होता है। और इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है और पेरोक्सीसोम भी भाग लेता है, ये तो सही है। लेकिन इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ आपका जाना सही रहेगा, क्योंकि बाकी सभी सही है ऑप्शन, लेकिन बी में जो है पूर्ण जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। बी में क्या है? पूर्ण जानकारी दिया हुआ है, इसीलिए जो है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंक रहे, तो वस्तु दोबारा तय पथ होगा। यानी कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं इस तरह से, तो वो क्या होता है, इस पथ को क्या बोलेंगे? ये वस्तु ऐसे करके जाएगा, है ना, और इस तरह से वो नीचे आ जाएगा। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? परवलयकार बोलते हैं, परवलय के आकार की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, सही बात है ना। यानी बाह्य विलयन होने पर कैसा बाह्य विलयन होगा? तो कोशिका का आकार बढ़ रहा है। ये प्रश्न भी रिपीट है, हम बोल नहीं रहे हैं रिपीट बार बार, लेकिन रिपीट। कोशिका का आकार बढ़ रहा है से मतलब क्या है? ये कोशिका है, इसकी आकार बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब है कि इसके अंदर कोई चीज़ गया था, इसलिए ये क्या हो गया? बाहर की तरफ तन के बढ़ गया, ठीक है। तो अंदर, बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज़ गया, मतलब अंदर की सांद्रता कम थी, बाहर की अधिक थी, और ऐसे स्थिति को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो ये हमारा 100 नंबर प्रश्न है, 100वां प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। समझ में बात आई ना? तो ध्यान रखिएगा, जब किसी कोशिका के बाहर से जो है ना, किसी बाहर जो स्थित हमारा विलयन है ना, इसका सांद्रण जो है कोशिका के अंदर से अधिक हो जाता है, तो बाहर से चीज़ें कोशिका के अंदर चले जाती है, जाना शुरू हो जाता है, जिससे कोशिका का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और ऐसे ही स्थिति को हम हाइपोटोनिक कहते हैं, ये ध्यान रखना है। द्रव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। देखिए, तो वाष्पीकरण जो निर्भर करता है वो 3-4 चीज़ों पे निर्भर करता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये ताप पे निर्भर करेगा, ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी आपका अधिक होगा। दूसरी बात, ये जो वायुमंडल की हमारी आर्द्रता होती है उस पर भी होती है। आर्द्रता यदि अधिक है तो वाष्पीकरण जो है कम होगा, यदि आर्द्रता कम है ना, इससे उल्टा रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा ये। दूसरी बात यदि और बात करें तो जो हवा की गति है, ठीक है, हवा की स्पीड, हवा की जो स्पीड होती है ना, तो हवा की स्पीड अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। उसके बाद जो द्रव का क्षेत्रफल है उस पर भी निर्भर करता है ना, कि जितना आपका क्षेत्रफल बड़ा होगा वाष्पीकरण दर वहाँ पर उतना तेज होगा, यदि क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछा है कि द्रव की सतह वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण क्या होता है। तो सतह पर जो मौजूद कण होता है वो क्या होता है, देख लीजिए। एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा, कोई मतलब नहीं इससे। सतह के कण पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं, पेंदी के कण से बहुत हल्के होते हैं, इससे क्या मतलब है ना। सतह पे का जो कोई सतह है, इस पे जो सतह है उसके पेंदी के कण से हमें क्या मतलब है जी? हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे चले जाते हैं, यानी कि कोई सतह पे कण है, ठीक है, ये कण है ना, तो ये होता है क्या है कि हवा गति आया, हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे चले जाते हैं, यानी कि हवा कण आए तो इसे खींचे चले जाते हैं। तो यही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत का मुख्य कार्य है? देखिए, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, और ये हमारा ओजोन मंडल जो कि समताप
मंडल में पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जो सूर्य के साथ हमारा अल्ट्रावायलेट किरण होता है उसको यहाँ आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकना इसका मुख्य काम है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों को सीमित मात्रा में आने देना, सीमित मात्रा मतलब लिमिटेड मात्रा में आने देना। तो यही हमारे पास ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए अल्ट्रावायलेट किरण से आपको सबसे अधिक हानि जो होती है वो त्वचा कैंसर का खतरा इससे होता है। ठीक है, सारे जितने बात बोले हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि होता है सीएफसी से, और आपको कमेंट में बताना है सीएफसी का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयस्क जिसका मिश्रण होता है, अयस्क किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान रखिए, अयस्क जो आपका होता है वो धातु का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तो वजन या बराबर होगा, तो क्या होगा? द्रव्यमान यानी कि वजन आपसे पूछा है तो वेट बराबर क्या होता है? m × g, और g का जो मान होता है वो 9.8 होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, m मतलब यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान 20 kg, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेट निकालने के लिए m यानी 20 और g मतलब 9.8, इससे गुना कर दीजिए तो 98 दूनी 196 हो जाएगा, और इधर दशमलव ये 0 से ख़त्म, तो 196 हमारे पास न्यूटन हो जाएगा। 196 डाइन भी दिया हुआ है, और ये तो होगा नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, तो डाइन में इसको बदल के देख लेते हैं, तो 196 हो जाएगा, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सूचक की तरह हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? हल्दी तो कर ही सकते हैं, ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज भी हम कर सकते हैं, कृत्रिम सूचक है। फिनोप्थलीन का भी कर सकते हैं, मूली का नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये प्रश्न भी आपका रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे जो है चीज़ें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हल्दी है ये हमारा प्राकृतिक सूचक है, और ये हल्दी जो है आपका अम्ल, जो हमारा अम्ल के प्रभाव में ये पीला हो जाता है, और जो क्षार का प्रभाव होता है उसमें ये लाल हो जाता है। तो आप ट्रिक से HPL ट्रिक याद रख सकते हैं, हल्दी पीला लाल, यानी कि पहले अम्ल उसके बाद क्षार। यानी हल्दी जो होता है अम्ल की प्रभाव में पीला और क्षार की प्रभाव में लाल हो जाता है। वहीं यदि हम फिनोप्थलीन की बात करें तो इसके लिए आप याद रखेंगे फोग, FOG। इसको आप 0 के से तुलना कर लीजिए, इसका काम नहीं है। यानी कि जो फिनोप्थलीन होता है वो अम्ल में कोई रंग नहीं देता है, अर्थात रंगहीन होता है, और जो क्षार में होता है तो ये गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो ये अच्छे शब्द हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। मेथिल ऑरेंज का जो है आप याद रख सकते हैं कि जो हमारा मेथिल ऑरेंज होता है ये हमारे पास जो अम्ल की प्रभाव में होता है ये आपको लाल देता है, और जो क्षार का प्रभाव में होता है ये पीला देता है, तो MLP। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। मूली का हम सूचक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सपोर्ट करें, शेयर करके सपोर्ट करें। चैनल को जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आवाज़ में यदि आपको कोई दिक्कत बुझा हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा आवाज़ निकल रहा है, और इसी की वजह से हम कई दिन से क्लास भी नहीं इस पे लिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।